हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एकेटीयू एग्ज़ाम्स के लिए वन शॉट एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है और आपको जल्दी से रिवीजन करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार यूनिट 1 का सिलेबस देख लेते हैं। तो ये हमारा एकेटीयू पाइथन प्रोग्रामिंग का यूनिट 1 है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 1 का सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन वेरिएबल्स, पाइथन बेसिक ऑपरेटर्स, अंडरस्टैंडिंग पाइथन ब्लॉक्स, पाइथन डाटा टाइप्स और पाइथन डिक्लेयरिंग। तो ये पूरे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड and general purpose programming language. This programming language is famous for its simple syntax, readability, making it suitable for both beginners and professionals. तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि जनरली यूज़ हो रहा है आजकल। बहुत सारी कंपनीज यूज़ कर रही हैं, जैसे गूगल यूज़ कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट। ये इतना यूज़ करने का क्या मतलब है? क्योंकि इसका सिंटेक्स सिंपल है और ये इजी टू यूज़ है। ये बिगनर फ्रेंडली है, बिगनर भी इसको यूज़ कर सकता है। अगर आपने अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी, तो भी आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको ईज़ी समझ आएगी। जैसा कि हमें पता है, हमने तो फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है सी प्रोग्रामिंग, तो हम उसके बाद पाइथन पढ़ रहे हैं। तो मुझे अपने माइंड में माइंडसेट बना के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत वेरिएबल्स इन सब के बारे में आता है। ये सिर्फ एक वन शॉट है जो कि रिवीजन के लिए है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आता है, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। लेकिन मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एग्ज़ाम से पहले पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए इसके की फीचर्स देख लेते हैं। ईज़ी टू लर्न। ये पाइथन को सीखना बहुत ईज़ी है क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल और रीडेबल होता है। ये इंग्लिश स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करता है। अगर मान लीजिए आपको पाइथन में कुछ प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हम सी में क्या करते थे? पहले इंक्लूड और फिर इंट मेन फंक्शन को डिफाइन करते थे, फिर प्रिंट लिखते थे। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सा प्रोग्राम है पाइथन का। पाइथन में क्या लिखना है? प्रिंट और फिर पैरेंथेसिस लगाना है, फिर कोट्स देना है, फिर हेलो और फिर पैरेंथेसिस क्लोज, कोट्स क्लोज और पैरेंथेसिस क्लोज। ये रहा आपका प्रिंट का, पाइथन का प्रिंट का प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि इसका पाइथन का प्रोग्राम जो है लाइन बाय लाइन रन करता है। लेकिन हमारे सी में क्या होता था? पहले कंपाइल होगा, उसके बाद रन करेगा। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक पाइथन का, अगर मैं सपोज़ करूँ कि ये पाइथन का प्रोग्राम है, तो पाइथन में क्या होगा? पहले ये वाली लाइन रन करेगी, फिर ये वाली लाइन रन करेगी, फिर ये वाली और फिर ये वाली। लेकिन अगर ये सी का प्रोग्राम होता, तो सी में क्या होगा कि पहले ये पूरा कंपाइल होगा और फिर उसके बाद रन करेगा। लेकिन पाइथन में लाइन बाय लाइन रन करेगा, तो उसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। डायनेमिक टाइपिंग, डायनेमिक टाइपिंग में क्या होता है कि हमें डाटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता, डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। ये ऑटोमेटिक पाइथन खुद ही डिक्लेयर कर देता है। लेकिन हमें सी में पहले, मैं सी के कंपैरिजन में बता रहा हूँ क्योंकि सी हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा उसके कंपैरिजन में अगर मैं बताऊँ तो। तो पहले हम सी में क्या करते थे कि हमें इंट और फिर कोई चीज़ डिफाइन करना है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे कोई वेरिएबल डिफाइन करूँगा कि इंटीजर है कि कैरेक्टर है, फिर उसके बाद डिफाइन करूँगा कि वेरिएबल का नाम क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू क्या होगा। लेकिन पाइथन में सिंपली मैं वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करूँगा, उसके वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर करूँगा, सिंपल हो गया। बस इतना ही पाइथन में डिक्लेयर करना इतना ईज़ी होता है। ये क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म भी होता है। क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म का मतलब, अगर मैंने प्रोग्राम विंडो में लिखा है, तो उसको मैं मैक में भी यूज़ कर सकता हूँ, लिनक्स में भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने लिनक्स में लिखा है, तो मैक ओएस में और विंडोज़ दोनों में यूज़ कर सकता हूँ। ये इसीलिए इसको क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म भी बोलते हैं। इसकी लाइब्रेरीज़ बहुत बड़ी हैं, लार्ज हैं। मतलब इस
कि बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं और आपको किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी की ज़रूरत है, तो आप इजी टू इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसकी एक लाइब्रेरी आती है जेंगो। जेंगो का यूज़ करके आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं ईजिली। और ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। फ्री एंड ओपन सोर्स मतलब ये इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, कोई भी इसका यूज़ कर सकता है। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब इस पे अगर आप स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो स्मॉल बना सकते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो लार्ज बना सकते हैं। ये सब सारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। यूजेस ऑफ पाइथन देख लेते हैं, पाइथन के यूजेस क्या-क्या हैं। ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको जेंगो का यूज़ वेब डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। फ्लास्क का यूज़ कर सकते थे। फ्लास्क वैसे आउटडेटेड मतलब ओल्ड हो गया है, लेकिन अभी जेंगो का ज़्यादा यूज़ करते हैं। डाटा एनालिसिस, डाटा को हैंडल और एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि पांडा लाइब्रेरी का यूज़ किया जा सकता है पाइथन में। मशीन लर्निंग में यूज़ किया जा सकता है। ऑटोमेशन, मान लीजिए अगर मुझे कोई वर्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैं ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख दूंगा, वो ऑटोमेटिकली उस वर्क को परफॉर्म करेगा। ये ऑटोमेशन, ये वाला पॉइंट है, साइबर सिक्योरिटी के लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है पाइथन की तरफ, क्योंकि वो पाइथन में ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लिख देते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई वायरस है, वायरस तो कोई फैलाने नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट होती है, ऑटोमेटिक वर्क करता है। वैसे ही ये ऑटोमेशन, इसका यूज़ हम गेम डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। अब देख लेते हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। A variable is a name used to store value in a memory of program. It act like a container for storing data. वेरिएबल एक नाम है, वेरिएबल एक नाम है जो कि एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में वेरिएबल एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है। मान लीजिए कि मेरे को कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा? जैसे कि मैंने दे दिया नेम, नेम इज इक्वल्स टू राम। ये एक वेरिएबल नेम है, ये वेरिएबल का नाम है और ये वेरिएबल की वैल्यू है। ये वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर रहा है इस नाम के अंदर। अब इस नाम को हम कहीं नेम को कहीं चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं। जहाँ अगर हम इसको कॉल करेंगे, नेम कॉल करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू? राम। नो डिक्लेरेशन नीडेड, मतलब कि मान लो जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक यहाँ पे वाई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे हमने, आप देख रहे होंगे कि इंट या स्ट्रिंग ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन अगर हमें सी में डिक्लेयर करना होता वेरिएबल, तो हमें ये बताना पड़ता कि ये इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे इंट लिखो पहले स्टार्टिंग में इंट लिखो, फिर उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करो। अगर ये स्ट्रिंग है तो यहाँ कैरेक्टर लिखो, कैर या स्ट्रिंग लिखो, फिर इसको डिक्लेयर करो। ठीक है, लेकिन पाइथन ये ऑटोमेटिकली जब रन हो रहा होता है रन टाइम में, तो ये ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है कि ये स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है। डायनेमिक टाइपिंग, डायनेमिक टाइपिंग द टाइप वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग रन टाइम, मतलब कि वही चीज़ है, नो डिक्लेरेशन वाला ये अगर मान लो ये इंट है और ये स्ट्रिंग है, तो पाइथन रन, जब पाइथन रन करेगा रन टाइम में, तो ये इसको वैल्यू असाइन कर देगा कि ये स्ट्रिंग इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है। अब देख लेते हैं नेमिंग रूल, वेरिएबल के नाम को कैसे देते हैं, इसका रूल क्या है? स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर, नॉट और नंबर। वेरिएबल हमेशा जो स्टार्ट होगा, हमेशा ये ध्यान रखना, वेरिएबल पाइथन में जब भी स्टार्ट होगा, या तो ए टू जेड स्मॉल लेटर से होगा, या ए टू जेड कैपिटल लेटर से होगा,
या फिर अंडरस्कोर से होगा। लेकिन अगर मान लो गलती से भी इसके अलावा कुछ और यूज़ किया तो वो वेरिएबल एरर शो करेगा। जैसे कि मान लो कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे अंडरस्कोर सैम। सैम क्या है? सैम क्या है? सेकंड। ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। और ये हमारा एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, ईयर। ईयर इज इक्वल्स टू 2, सेकेंड ईयर। ये एक हमारा दूसरा वेरिएबल हो गया। अगर स्टार्ट कर दिया मैंने वेरिएबल 6 और मान लो कुछ भी दे देता हूँ, जैसे कि नेम दे देता हूँ और फिर क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला है, लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, नंबर नहीं होगा। और यहाँ पे हमने नंबर दिया है, तो ये हमारा वेरिएबल गलत है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल सही है, ये सही है, क्योंकि हमने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है और यहाँ पे लेटर से स्टार्ट किया है। कैन कंटेन लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर, सेम ऊपर वाली लाइन है। और केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब, अगर केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि नेम, और अगर मान लो तुमने स्मॉल लेटर में लिखा है और एक कैपिटल लेटर में लिखा है, तो स्मॉल और कैपिटल ये दोनों डिफरेंट एंटिटी शो करेगा। ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल डिफाइन हो जाएंगे। अगर मान लो कि जैसे कि ये यहाँ पे एक वेरिएबल है अंडरस्कोर नेम जॉन, ठीक है। यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करके दिखा देता हूँ, जैसे कि अंडरस्कोर कैपिटल एन नेम जॉन। तो ये एक अलग एंटिटी हो गई, ये अलग वेरिएबल हो गया, ये अलग वेरिएबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल नेम नहीं है, यहाँ पे कैपिटल एन है, यहाँ पे स्मॉल एन है। तो ये केस सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट। वेरिएबल को असाइन कैसे करते हैं? असाइन करने के लिए हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या अंतर है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, ये वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो ए इज इक्वल्स टू 10 है, तो ए के अंदर 10 को असाइन कर दिया। अब मैं ए को जहाँ भी कॉल करूँगा वहाँ पे मुझे 10 मिलेगा। बी इज इक्वल्स टू वेलकम लिखा है, अगर मैं बी को जहाँ भी कॉल करूँगा वहाँ पे मेरे को वेलकम मिलेगा। तो ये वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ होता है। मल्टीपल असाइनमेंट। ये चीज़ मल्टीपल असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं? अगर मान लो मेरे को एक मल्टीपल वेरिएबल्स हैं मेरे पास, लेकिन एक ही वैल्यू असाइन करनी है मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर, तो मैं मल्टीपल असाइनमेंट कैसे कर सकता हूँ? ये जैसे x इज इक्वल्स टू वाई, x में y की वैल्यू स्टोर कर दो, लेकिन y में z की वैल्यू को स्टोर कर दो, और z की वैल्यू 10 है। तो जैसे कि मान लो z इज इक्वल्स टू 10 हो गया, z में 10, लेकिन z को किसके इक्वल देना है, z में क्या असाइन करना है, y को, y में z को असाइन करना है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, और x में y को असाइन किया है, तो यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि z तो 10 है पहले से ही, तो इसकी वैल्यू तो 10 हो गई। यहाँ पे y को कॉल करेंगे तो यहाँ पे 10 हो गया, तो x 10, y 10 और z भी 10। अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को असाइन करना है तो हम कॉमा सेपरेटेड असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को e है, e में 1 असाइन किया हुआ है, देखो इंटीजर। b है, b में स्ट्रिंग असाइन किया हुआ है यहाँ पे,
लेकिन सी में फ्लोट असाइन किया हुआ है। तो ये कॉमा सेपरेटेड करके मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। वेरिएबल्स के टाइप, वेरिएबल्स के टाइप क्या क्या टाइप होते हैं? पाइथन में वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप में स्टोर होते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये स्ट्रिंग, इंटीजर हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, सॉरी, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, और ये फ्लोट है जो कि पॉइंट्स में है। बूलियन ट्रू वैल्यू असाइन करता है या फिर फॉल्स वैल्यू असाइन करता है। इसका एग्जांपल, वेरिएबल्स का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये स्ट्रिंग वैल्यू असाइन किया हुआ है, ये इंटीजर वैल्यू असाइन किया हुआ है, और ये हाइट असाइन किया हुआ है। अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ पे नेम प्रिंट होगा। यहाँ पे ये देखो, ये इसको कॉल कर रहा है नेम, यहाँ पे एज को कॉल कर रहा है, यहाँ पे हाइट को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे ऑनसेक अकेडमी आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे ये हाइट आ जाएगा। ये रहा उसका आउटपुट। देखो, ऑनसेक अकेडमी 25 और 5.6। अब देखते हैं वेरिएबल्स के टाइप। वेरिएबल्स के टाइप क्या होते हैं? दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। वैसे तो हमने सी में तीन टाइप्स के वेरिएबल्स पढ़े हैं, ग्लोबल, लोकल और कांस्टेंट। तो पाइथन में कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होता है। पाइथन में सिर्फ दो ही टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, या तो ग्लोबल होगा या लोकल होगा। ग्लोबल, या तो हम फंक्शन के बाहर वेरिएबल को डिफाइन करें तो वो ग्लोबल वेरिएबल होगा, या फिर फंक्शन के अंदर हमें डिफाइन करना है लेकिन हमें उसे ग्लोबली एक्सेस करना है, तो हम कीवर्ड का यूज करेंगे ग्लोबल। ग्लोबल और एक्स, एक्स का यूज करेंगे, तो इस वेरिएबल को हम बाहर, फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। पहले लोकल वेरिएबल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है, फिर उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लोकल वेरिएबल, अगर हम किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो वो वेरिएबल वो वेरिएबल फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इंडेंटेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए माइंड मत करना। मैं अभी इसका प्रोग्राम, करेक्ट प्रोग्राम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि हमारे ये करेक्ट प्रोग्राम है, बस इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी, बस यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं दिया हुआ था। तो वो इंडेंटेशन हम देखेंगे कि इंडेंटेशन नहीं हो तो कैसे एरर आ सकता है। तो ये हमारा एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, और फिर उसको प्रिंट किया है, और फिर फंक्शन को यहाँ कॉल किया है। हम आगे अगर ये कोड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आगे जब फंक्शन देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वेरिएबल, सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं लोकली। तो वो एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसको डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो फंक्शन के अंदर मैंने वेरिएबल को कॉल किया है, तो ये तो यहाँ अच्छे से वर्क करेगा। यहाँ पे वैल्यू आएगी 20। लेकिन अगर मैं ये यहाँ बाहर डिक्लेयर बाहर कॉल कर रहा हूँ वैल्यू को, जैसे कि यहाँ कॉल किया हुआ है यहाँ पे, तो ये 20 वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये तो इसी तक सीमित है, ये तो सिर्फ लोकली है, इसी के लिए है। इसके बाहर तो हमने बताया ही नहीं, इसके बाहर भी हमें एक्सेस करना है। तो अगर हमें बाहर एक्सेस करना है तो इस वेरिएबल को ग्लोबल बनाना पड़ेगा। ग्लोबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, और फिर ग्लोबल कीवर्ड को डिक्लेयर करने के बाद बता देंगे कि ये ग्लोबली भी एक्सेस करना है। अगर मैं यहाँ ग्लोबल लिख दूँ, यहाँ ग्लोबल कीवर्ड बता दूँ कि इसको ग्लोबली भी एक्सेस करना है, तब ये प्रोग्राम मेरा यहाँ पे एरर शो नहीं करेगा। नहीं तो ये प्रिंट एरर शो करेगा, y इज नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो आपको लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जो कि हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर वेरिएबल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो सिंबल्स का यूज़ करते हैं उसको ऑपरेटर बोलते हैं।
तो ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। देखो, मैंने ना ऐसे टेबल में इसको डिफाइन किया हुआ है, तो सिंपल आप इस टेबल को भी अगर एग्जाम में बना के आ जाओगे ना, तो ये टेबल भी करेक्ट है, ठीक है। इसमें क्योंकि ऑपरेटर डिफाइन है, ऑपरेटर का नाम है, ऑपरेटर का एग्जाम्पल है, और फिर आउटपुट भी क्या आएगा वो भी मेंशन है। तो एग्जामिनर को बस ये चाहिए होता है कि सबको ये इन सब चीज़ों के बारे में स्टूडेंट को पता है या नहीं पता है, बस वो पता करने के लिए एग्जाम होता है। अगर मान लो आप इसको लिखने जाओगे ऑपरेटर और फिर इसको एक्सप्लेन करोगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मेरे को भी एक्सप्लेन करने में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्ट में इसको टेबल के फॉर्म में बता रहा हूँ। और पर्सनली मेरा जब एग्ज़ाम हुआ था तो ऑपरेटर्स मैंने टेबल में ही एक्सप्लेन करके आया था। तो चलिए जल्दी फटाफट हम देख लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं स्टार सिंबल का यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए, डिवाइड करने के लिए सिंगल स्लैश का यूज़ करते हैं, और डबल स्लैश का यूज़ करते हैं फ्लोर डिवीज़न के लिए। इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सिंगल के लिए भी डिवीज़न के लिए यूज़ कर रहे हैं और डबल के लिए भी डबल स्लैश का भी यूज़ कर रहे हैं डिवीज़न के लिए। तो सिंगल स्लैश में हमें क्या होता है कि हमें वैल्यू जो होती है पॉइंट में मिलती है, एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी पॉइंट में। लेकिन अगर फ्लोर डिवीज़न हमें मान लो पॉइंट नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम डबल स्लैश का यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो अगर 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, हमें पूरा डिवाइड नहीं करना है, हमें रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर के लिए हम मॉड्यूलस परसेंटेज का यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंटेशन मतलब अगर हमें किसी का रूट निकालना है, रूट निकालने के लिए डबल स्टार का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर 22 का रूट निकालना है तो इसका डबल स्टार का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारी ये वैल्यू आएगी। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे मान लो दो वैल्यू है ए और बी, ए और बी को जब हम कंपेयर करेंगे उसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर हम डबल इक्वल टू लगा रहे हैं तो डबल इक्वलिटी में हमें इक्वल वैल्यू चेक करनी होती है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। और नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू में ये सिंबल का यूज़ करते हैं। नॉट इक्वल्स टू में हमें ये चेक करना होता है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर ये 10 है और ये भी 10 है और सिंबल ये वाला यूज़ किया होता, तो ये तो दोनों इक्वल है, लेकिन हमने सिंबल तो नॉट इक्वल्स टू का यूज़ किया है, तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ किया 30 और यहाँ पे यूज़ किया है 20 और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का सिंबल है, तो यानी क्या है, वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू है। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब क्या, पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू छोटी होनी चाहिए। लेस देन, लेस देन में पहली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है क्योंकि पहली वैल्यू तो बड़ी है, दूसरी वैल्यू छोटी है। यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है, लेस देन। लेस देन का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा, यहाँ पे पहले बड़ा है फिर छोटा है, यानी कंडीशन फॉल्स, आउटपुट आएगा फॉल्स। ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू में क्या होता है, या तो वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। ग्रेटर, ग्रेटर तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता, यहाँ पे मान लो 6 कर देता, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई और ये छोटी, तो यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए ग्रेटर, फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर। यानी यहाँ पे अगर मैं 6 करूँगा और ये 5 रहेगा तो भी ये कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि ग्रेटर है,
इज इक्वल्स टू तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है, तो कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट है लेस देन इज इक्वल्स टू, सिमिलर ऐसा ही केस होना चाहिए, या तो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू छोटी होनी चाहिए या फिर इसकी इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू बड़ी है तो इसलिए कंडीशन फॉल्स आएगा। ये एग्जाम्पल था और ये आउटपुट है उसका, ये एग्जाम्पल, ये आउटपुट, तो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारा लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर तीन टाइप के होते हैं, एंड, और नॉट। एंड में क्या होगा? एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मान लो कि मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, ये हमारा प्रोग्राम है जहाँ पे हमारी एक्स जो वैल्यू है वो 5 है, वाई 10 है और जेड 5 है। यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, हम दो कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में हमें लॉजिक चेक करना होता है दो कंडीशन के बीच में। अगर x नॉट इज इक्वल्स टू वाई है, यहाँ पे नॉट इज इक्वल्स टू है, x y के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन तो ट्रू है। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, x इज इक्वल्स टू z होनी चाहिए, x इक्वल इक्वल z, यानी ये भी कंडीशन ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू है, यानी ये कंडीशन ट्रू है, या ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी ये कंडीशन ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे z की वैल्यू चेंज होती, यहाँ पे सपोज करो 6 होती, 6 वैल्यू होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? x z के इक्वल नहीं होगा, x z के इक्वल नहीं होगा तो यहाँ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा कोड एल्स पार्ट का एग्जीक्यूट करेगा, यानी फॉल्स। अब आते हैं और के केस में। और के केस में क्या होता है? यहाँ पे दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली कंडीशन चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर ये भी ये ट्रू हो गई, दोनों में से सिंपल सी बात है, दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए, तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। दोनों अगर फॉल्स होंगी तब ये वाला कोड आएगा, नहीं तो एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। नॉट, नॉट का यूज हम वैल्यू को, वैल्यू के रिजल्ट जो आया है उसको रिवर्स करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारा ट्रू आया, ट्रू को हम फॉल्स में चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लो ये कंडीशन है, यहाँ पे इफ अगर नॉट मैं लगा दूं, इफ नॉट x नॉट इज इक्वल्स टू वाई, यानी ये क्या करेगा? ये वैल्यू तो ट्रू है क्योंकि यहाँ पे x जो है y के इक्वल नहीं है, लेकिन ये फॉल्स प्रिंट करेगा, ये फॉल्स वैल्यू को दे देगा, यानी नॉट रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना भाई साहब, ये बड़ी चीज कंफ्यूज करती है। सिंगल इक्वल्स टू असाइनमेंट के लिए यूज होता है। सिंगल है मतलब x में वैल्यू 5 असाइन है, अगर डबल आ गया तो इक्वल चेक कर रहा है कि ये इक्वल है या डिफरेंट है। सिंगल ऑपरेटर सिंगल असाइनमेंट के लिए यूज होता है, डबल वैल्यू कंपेयर करने के लिए यूज होता है। प्लस इज इक्वल्स टू, प्लस इज इक्वल्स टू जो हमारी वैल्यू है, जैसे कि ये 4 है और यहाँ पे प्लस लगा है, तो यानी 4 प्लस जो x है, x में प्लस हो जाएगा, x प्लस 4। देखिए जैसे कि ये है x प्लस 4, और वैसे ही अगर सब्ट्रैक्ट एंड असाइन होता है तो सब्ट्रैक्ट यहाँ लगाते हैं पहले और फिर इज इक्वल्स टू फिर 7।
x माइनस 7, x की जो भी वैल्यू होगी उसमें से 7 को माइनस कर दो। मल्टीप्लिकेशन में सेम होता है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई फिर इक्वल लगाते हैं, फिर अपना वैल्यू या फिर जो भी वेरिएबल देना हो वेरिएबल। तो इसका जो ये ऐसे शो करता है, x मल्टीप्लाई और फिर 2। डिवाइड के लिए सेम ऐसे ही डिवाइड, और फिर अगर हमें फ्लोर डिवीजन करना हो फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट के लिए ऐसे। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर बिट लेवल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। जैसे कि सिक्स एंड का है, एंड 6 एंड 3, तो इसका आउटपुट आएगा 2। और का सिंबल ये होता है, और 10 और 10, तो इसकी आउटपुट आएगा 10। एक्स और का सिंबल ये होता है, ठीक है, और फिर नॉट का सिंबल ये होता है, लेफ्ट शिफ्ट का ये होता है, राइट शिफ्ट के लिए ये सिंबल होता है, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है वैल्यू के एग्जिस्टेंस को चेक करता है कि सीक्वेंस में है कि नहीं। मान लो जैसे कि मेरे पास एक एप्पल नाम का वेरिएबल है, ठीक है, वैल्यू है एप्पल, उसमें मेरे को चेक करना है कि ई है कि नहीं। तो प्रेजेंस को चेक करेगा, उसके अपीयरेंस को चेक करेगा कि वो इसमें अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि ए है, इसमें अवेलेबल है, यानी ट्रू प्रिंट करेगा। नॉट इन, अगर मान लो एप्पल में एक्स प्रेजेंट ही नहीं है और मुझे चेक करना है, तो नॉट इन कंडीशन का यूज़ करूँगा, तो ये वैल्यू यहाँ ट्रू करेगा। अगर मान लो मैंने यहाँ ए लिखता और नॉट इन लिखता, क्योंकि ए तो इसमें अवेलेबल है, तो यहाँ पे फॉल्स आउटपुट देता। नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी यूज टू कंपेयर मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी की लोकेशन को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। इसमें हम इसका यूज करते हैं अगर सेम लोकेशन हो, तो इसका यूज करते हैं सेम ऑब्जेक्ट के लिए, इज नॉट का यूज करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। अब आते हैं अपने डाटा टाइप्स पे। डाटा टाइप्स क्या होता है? डाटा टाइप स्पेसिफिक Data type specify the type of data and variable can hold in Python. Python has several built-in data types to work with. Python में बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं। और पाइथन में जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि डाटा टाइप वेरिएबल के टाइप को डिफाइन करता है। जैसे न्यूमेरिक डाटा टाइप नंबर के टाइप को डिफाइन करता है, जैसे इंट, फ्लोट और इंटीजर। जैसे कि इंट जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, इंट हमारा ये है इंटीजर। फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ये हमारा इंटीजर है, ये इंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के और फिर कोई वैल्यू दे दूँ तो वो फ्लोट पॉइंट हो जाएगा, फ्लोटिंग इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोट जैसे कि देखो ये रहा, पॉइंट में -2.5, ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया, ये वेरिएबल की वैल्यू हो गई, और ये फ्लोट वेरिएबल का डाटा टाइप हो गया। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर enclosed इन a कोट्स। स्ट्रिंग कोड डिक्लेयर करने के लिए हमें कोट्स देना पड़ता है, और ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ये कैरेक्टर का एक सेट है जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। इसका जैसे कि ये वेरिएबल नेम, वेरिएबल की वैल्यू स्ट्रिंग, और जॉन इसकी वैल्यू है। देखो यहाँ पे ये एक गलत एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्स का यूज़ हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। और सीक्वेंस डाटा टाइप हम डाटा के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, और फिर रेंज हो गया। लिस्ट लिस्ट हम
बिग ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करते हैं, जैसे कि लिस्ट 1 2 3 और एप्पल हो गया, ये हमारा एक लिस्ट हो गया। लिस्ट का नाम है माई लिस्ट, ठीक है। टपल्स ऑर्डर में डिफाइन होता है और ये म्यूटेबल होता है, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन होता है, जैसे कि 1 2 3 और फिर एप्पल, और इसका टपल का नाम जो है माई टपल है और इसकी वैल्यू ये है। और रेंज रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर कॉमनली यूज्ड इन लूप्स, इसका यूज़ हम लूप में करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये लूप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो रेंज के लिए हम यूज़ करते हैं रेंज कीवर्ड का। अगर मान लो यहाँ पे मैंने 5 दे दिया और रेंज लिख दिया, तो ये 0 से लेके 4 तक चलेगा, 0 1 2 3 4। लेकिन इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें वैल्यू 5 है, लेकिन ये चलेगा 0 से 4 तक। ये 5 - 1 तक चलता है। जैसे कि जो भी वैल्यू होगी, एक्स मान लो वैल्यू है x - 1, जितनी भी वैल्यू देंगे उससे एक वैल्यू कम चलेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग 0 से होता है। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट डाटा टाइप, जैसे कि हमने स्ट्रिंग पहले ही देख लिया, और फिर स्ट्रिंग कैसे और डबल कोट्स के अंदर डिफाइन होता है। फिर मैपिंग डाटा टाइप, यूज स्टोर की पेयर्स वैल्यू, जैसे डिक्शनरी हो गया, जिसमें हमारा एक तो की होगा और उसकी वैल्यू होगी। जैसे कि मान लो नेम जो है हमारा की है, उसकी वैल्यू जॉन है। एज हमारा की है, उसकी वैल्यू है 25। अगर जब हमें एक्सेस करना हो तो हम नेम को एक्सेस करेंगे, जैसे कि हमारा डिक्शनरी का माई डिक्ट डॉट नेम अगर हम एक्सेस करेंगे तो हमारा जॉन आएगा। माई डिक्ट डॉट नेम एज अगर हम एक्सेस करेंगे तो हमारी एज की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये डिक्शनरी, एक डिक्शनरी डाटा टाइप क्रिएट किया गया है। देखो अगर आपको नोट्स चाहिए ना, तो नोट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेट डाटा टाइप, यूज टू स्टोर यूनिक अंडरस्कोर कलेक्शंस, यूज टू स्टोर यूनिक अनऑर्डर्ड कलेक्शंस। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन को स्टोर करने के लिए यूज होता है। सेट अनऑर्डर्ड मल्टीपल कलेक्शन विथ नो डुप्लीकेट वैल्यूज। सेट में हमारे वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होते। देखो जैसे कि अगर मान लो 1 2 3 4, अगर मैं 2 बार यहाँ 3 दे दूँ तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि सेट में वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होती हैं। और ये अनऑर्डर्ड हो सकता है, अनऑर्डर्ड का मतलब पहले 3 आ सकता है फिर 2 आ सकता है। और नेक्स्ट आता है बूलियन डाटा टाइप। बूलियन बाइनरीज वैल्यू के ट्रू या फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बूलियन अगर ट्रू है वैल्यू तो ट्रू लिख के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी कंडीशन की वैल्यू ट्रू है तो ट्रू रिप्रेजेंट करेगा, या फिर फॉल्स है तो फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा। बूलियन में दो ही टाइप होते हैं, आइदर ट्रू या फॉल्स। बाइनरी डाटा टाइप, बाइनरी डाटा टाइप जो होता है बाइनरी डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास एक डाटा है, जैसे ये हेलो है, हेलो को अगर मैं बाइनरी में चेंज कर सकता हूँ तो चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसके स्टार्टिंग में बी लिख दूंगा तो ये बाइनरी में चेंज हो जाएगा, इसका आउटपुट बाइनरी में आएगा। अब देखते हैं टाइप कन्वर्जन, हम एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट है इंटीजर। इंटीजर को अगर मुझे फ्लोट में चेंज करना है या फिर स्ट्रिंग में चेंज करना है तो हम वो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक x = 5 है, अगर मेरे को इसको फ्लोट में चेंज करना है तो y = फ्लोट, पहले डिक्लेयर करूंगा फ्लोट,
और फिर उसके बाद वैल्यू दे दूंगा x। तो इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट आएगा मेरे पास 5.0, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट में चेंज हो गया, तो इसकी वैल्यू 0.0, ये फ्लोट में चेंज हो गया। इंटीजर में पॉइंट में नहीं था, लेकिन फ्लोट में पॉइंट में हो गया। अगर मुझे कोई फ्लोट नंबर को, फ्लोट जैसे कि ये अब y जो है मेरे को फ्लोट हो गया, फ्लोट नंबर में हो गया, तो फ्लोट में से वैल्यू को अगर इंटीजर में चेंज करना है तो इंटीजर में कैसे चेंज करूँगा? इंटीजर में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल है, सेम ऐसे ही कुछ नहीं करना है। y मान लो एक z वेरिएबल ले लेता हूँ, z इज इक्वल्स टू इंट, और फिर मैं यहाँ पे y दे दूंगा। तो ये मेरी जो वैल्यू है ये इंटीजर में चेंज हो जाएगी, ये 5.0, यानी 0.0 यहाँ से ये हट जाएगा, और फिर ये वैल्यू सिर्फ इसके इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें तो str का यूज़ करते हैं, या फिर फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहें तो str का यूज़ करेंगे। लिस्ट में अगर कन्वर्ट करना हो तो लिस्ट का यूज़ करेंगे, टपल का यूज़ करेंगे, या सेट का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 5, अगर इसको फ्लोट में चेंज करेंगे, फ्लोट में 5.0 आ जाएगा। अगर y को स्ट्रिंग में चेंज करेंगे तो हमारे पास तो पहले से ही फ्लोट 5.0 था, लेकिन इसका टाइप जो है, टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर मैंने क्या किया, जेड में स्ट्रिंग वैल्यू चेंज करके रख दी, अगर मैं जेड को एक्स से ऐड करूंगा तो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? एरर शो करेगा, क्योंकि 5 तो एक इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है। पाइथन में स्ट्रिंग को कभी भी इंटीजर से ऐड नहीं कर सकते हैं। ये एक कोड है, अगर आपको टाइम मिले तो आप इसको रन करके देख सकते हैं। जेड की वैल्यू जो क्लास str आएगी, इसका क्लास स्ट्रिंग शो करेगा।